नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ TGT PGT हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, या जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है आप उस पर शेयर कर सकते हो। जो भी कैंडिडेट हमसे नए जुड़ रहे हैं, तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, प्लेलिस्ट आपकी सुविधा के लिए लगी बनी हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाके शुरू से क्लासेस देख सकते हैं। इसी के साथ में जो भी कैंडिडेट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए एक टेस्ट सीरीज चलाई गई है। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो आपकी टेस्ट सीरीज है वो पेड चल रही है और जिसमें आपको 50 टेस्ट पेपर दिए जा रहे हैं, जिनका शुल्क मात्र 500 रुपये है। यदि आप प्रति टेस्ट पेपर देखेंगे तो आपको 10 रुपये प्रति टेस्ट पेपर सप्ताह में 2 मिलते हैं। अगर आप आज एडमिशन लेते हैं तो आपको 2 जो विगत हुए टेस्ट पेपर हैं वो आपको एक साथ दे दिए जाएंगे और उसी के साथ में प्रति सप्ताह आपको 2 टेस्ट पेपर मिलने लगेंगे। लाइक, कमेंट और शेयर की बात थोड़ा सा अब हम कम करने लगे हैं, क्योंकि आप करते ही नहीं हैं तो फिर क्या करें। अब हमारा काम तो आपको क्लासेस देना है, आप क्लास देखते हैं, बस यूँ ही क्लास को छोड़ देते हैं। देखिए, थोड़ा सा तो टीचर का क्रेडिट होता है। हाँ, चलिए मानते हैं कि जितना विस्तृत हमसे दिया जा रहा है, हम उतना विस्तृत अभी आपको दे रहे हैं और आपसे कोई शुल्क भी नहीं लिया जा रहा है। यदि बात करते हैं टेस्ट पेपर के शुल्क की, तो देखिए उसमें टाइपिंग चार्ज जाता है, तो इसीलिए टाइपिंग का चार्ज रखते हुए भी बहुत मिनिमम चार्ज रखा गया है। ठीक है। और अभी तो टेस्ट पेपर का चार्ज मतलब मैं घर से भी नहीं दे सकती, लेकिन अभी मुझे वहन करना पड़ रहा है क्योंकि मैंने एक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर दी है। ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट ज्वाइन होना चाहते हैं, पेपर जो है बिल्कुल नवीन तथ्यों पर आधारित है। पूर्व में हुई परीक्षाओं को देखते हुए, आयोग के द्वारा जो परीक्षाएं हुई हैं उनके आधार को बनाते हुए, जो आगामी आने वाले इतिहास ग्रंथों में या प्रामाणिक पुस्तकों में जहां से प्रश्न बन सकते हैं, वहां से आपको प्रश्न देने की संभावनाएं दी जा रही हैं। प्रयास यही है कि 6250 प्रश्नों में अधिक से अधिक प्रश्न आपके वहाँ से आपको मिलें। ठीक है। 125 प्रश्न जब आप सप्ताह में 2 बार सॉल्व करते हैं तो यानी कि 250 प्रश्नों में आपको कम से कम भी नहीं तो 50 से 60 प्रश्न ऐसे मिल जाते हैं जो नवीन होते हैं या फिर आपका रिवीजन हो जाता है। कुछ अगर सरल प्रश्न भी रहते हैं, 1-2, हालांकि इतना सरल हम पेपर रखते नहीं हैं, क्योंकि इस समय हम आपको कहते हैं ना कि युद्ध क्षेत्र से पहले हम आपको शांति काल है जिसमें हम आपको तैयार कर रहे हैं। ठीक है। और आपको ये भी पता लग जाता है कि किस तरह से संस्कृत साहित्य में, संस्कृत व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में, काव्य शास्त्र में, भाषा विज्ञान में, हिंदी साहित्य में के इतिहास से प्रश्न बनेंगे। ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट ज्वाइन होना चाहते हैं वो जल्दी ही ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि फिर इतने सारे एक साथ टेस्ट पेपर जाते हैं तो आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे टेस्ट पेपरों का, क्योंकि जो शुरू से कैंडिडेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हुए हैं वो जब दूसरी बार तीसरी बार जब पेपर को फिर से पढ़ते हैं तब उनको लगता है कि नहीं, शायद ये गलत हो सकता है। फिर वो व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डालते हैं, फिर हमसे डिस्कशन करते हैं, तो लगता है कि नहीं ये सही ही है। फिर उनको प्रमाण दिया जाता है कि नहीं भाई ये सही है, इसका ये नहीं, ये है, इसके अनुसार है। ठीक है। तो आपको इतनी सुविधाएं अन्यत्र कहीं नहीं मिलेंगी। हो सकता है आपको कम में मिल जाए, मार्केट में जैसे तरह के प्रश्न हम बना रहे हैं अभी मार्केट में कहीं उपलब्ध आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है। चलिए बात करते हैं आज एक नई काव्य धारा में। हम लोग जैसा कि चल रहे हैं और अब हम काव्य की यदि बात करें, हिंदी साहित्य के इतिहास में यदि काव्य की बात करें तो अभी कुछ ही विधाएं बची, कुछ ही प्रवृत्तियां बची हैं। उसके बाद में हम कथा साहित्य में प्रवेश करेंगे और हमारा विश्वास है कि हम जल्दी ही करें, थोड़ा सा तीव्र गति के साथ में। बात कर रहे हैं आज प्रगतिवाद की। प्रगतिवाद का जो समय है वो आपका 1936 से 1943 माना जाता है। आगे बात कर लेते हैं कि छायावादी और स्वच्छंदतावादी काव्य धारा की अतिशय काल्पनिकता और वैयक्तिकता के विरोध में किसका उदय हुआ या किसका जन्म हुआ, तो प्रगतिवाद का। जैसा कि अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे थे कि इस विशेष प्रवृत्ति के आधार पर, जैसे कि इतिवृत्तात्मकता के आधार पर दूसरी आई, रहस्यवादिता ज़्यादा थी, उसके बाद में ये प्रवृत्ति आई। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि छायावादी जो काव्य था और स्वच्छंदतावादी जो इससे पूर्व में हमने पढ़ा है, स्वच्छंदतावादी काव्य में आपने देखा होगा राष्ट्रीय चेतना, यानी कि कहें तो उत्तर छायावादी काव्य धारा की अतिशय काल्पनिकता
अतिशय यानी कि बहुत बढ़ा चढ़ा कर कल्पनाएं की थी, मानवीयकरण बहुत ज़्यादा किया था और वैयक्तिकता के विरोध में और निजी वैयक्तिकता, जैसा कि आपने देखा था हलावाद में आपने देखा था कि अशरीरी प्रेम की जगह शरीरी प्रेम को यानी कि वैयक्तिकता को ज़्यादा वहाँ पे महत्व दिया गया था कि विरोध में प्रगतिवाद का उदय हुआ। ये था आपका प्रगतिवाद का उदय किस तरह हुआ। देखिए यहाँ पे इतना 2 या 3 लाइन लिखने का उद्देश्य हमारा इतना नहीं है कि यहाँ से आपको प्रश्न मिलेगा। टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ में हो सकता है कि यहाँ से आपको प्रश्न ना मिले, लेकिन जब आप कल नेट क्वालिफाई करने के बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर के साक्षात्कार में जाएंगे, पीसीटी की परीक्षा पास करने के बाद में आप साक्षात्कार में जाएंगे, तो हो सकता है वहाँ पे आपको प्रश्न किया जाए आपसे कि बताइए ज़रा महाशय कि ये जो प्रगतिवाद है कैसे आया था, क्या विशेषताएं थी। अब इन 4 शब्दों में सारी विशेषताएं निहित थी, निहित है, इतना बता दिया है। इसके बाद में आगे आप अपने से कवर कर लेंगे। अभी जब आप पूरा काव्य आगे जो कवि हैं उनको जब पढ़ेंगे रचनाकारों को, तो उनके काव्य से आप स्वतः समझ जाएंगे। और यही हमारी क्लासों की भी विशेषताएं हैं। क्यों? क्योंकि हम शुरू में आपको पूरा समझा देते हैं और उसके बाद में जब आपको काव्य प्रवृत्तियों के विषय की बात आती है तो काव्य प्रवृत्तियों से आप पकड़ ले जाते हैं। आदिकाल से लेके हिंदी साहित्य के इतिहास से आज तक की क्लासों की यही विशेष प्रवृत्ति रही है। बात कर लेते हैं तो प्रगतिवाद की मूल विचारधारा कार्ल मार्क्स की विचारधारा है। देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं आपके ये जो प्रगतिवाद की जो मूलधारा है वो किससे है, तो ये मार्क्सवाद से है। मार्क्सवाद की विचारधारा की बात करें तो यहाँ पे क्या था, शोषण और शोषक और शोषित की बात हो रही थी। ठीक है, यानी कि जैसे राजा होता है वो प्रजा का शोषण करता है। आपने देखा होगा कि आपके निराला जी के भी काव्य में बहुत ज़्यादा स्वर यहाँ पे दिखाई देता है। जैसे निराला जी एक जगह लिखते भी हैं कुकुरमुत्ता की यदि बात करें, अबे सुनबे गुलाब, ठीक है, तो यहाँ पे शोषक शोषित का बात चल रही है। यहाँ पे बात चल रही है कि कैसे जो बड़े लोग होते हैं वो छोटे लोगों का शोषण करते हैं। कार्ल मार्क्स इसी पे आधारित है। ठीक है, मार्क्सवाद की जब बात आती है तो इसी पर आधारित है। तो ये था। आगे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कवियों ने जो जिनका शोषण हो रहा है उनको ज़्यादा महत्व दिया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आप इतने से समझ गए होंगे। सन 1935 ईस्वी में E.M. फॉस्टर के सभापतित्व में पेरिस में, ठीक है, लंदन यानी कि पेरिस में प्रोग्रेसिव, इंग्लिश का नाम है प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ। किसका अधिवेशन हुआ था? तो आपकी प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, ये एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल संस्था है, इसका अधिवेशन हुआ था पहला। इसी के साथ में 1936 ईस्वी में सज्जाद ज़हीर और मुल्कराज आनंद, सज्जाद ज़हीर और मुल्कराज आनंद ये आपके अंग्रेजी के राइटरों में आते हैं, जैसे कि आपके मुंशी प्रेमचंद हिंदी के कथाकारों में जब आते हैं तो इसमें, तो इन्होंने इन दोनों के प्रयत्नों से इन दोनों ने क्या किया था, न्यूयॉर्क व भारतवर्ष में भी इस प्रगतिशील लेखक संघ का आरंभ किया। यानी कि इन्होंने किया, किन्होंने, सज्जाद ज़हीर और मुल्कराज आनंद ने। भारत में जो प्रथम अधिवेशन हुआ था प्रगतिशील लेखक संघ का, वो आपके लखनऊ में हुआ था। इसके जो पहले सभापति बने थे वो आपके मुंशी प्रेमचंद जी बने थे। ठीक है, प्रथम अधिवेशन प्रेमचंद के सभापतित्व में लखनऊ में हुआ था। प्रेमचंद के अध्यक्षीय भाषण में, यानी कि प्रेमचंद जी ने जो प्रगतिवाद, जो आपका प्रगतिशील लेखक संघ है, इसका जब 1936 में भाषण दिया था। देखिए सभापति थे, आपको सभा का पति नियुक्त किया गया है, तो एक होता है ना कि आप उसको संबोधित करेंगे। जब इन्होंने संबोधित किया तो इस पूरे भाषण के दौरान कहीं पर भी प्रगतिवाद शब्द का इन्होंने प्रयोग नहीं किया था। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए यहाँ पे प्रश्न भी बन जाता है कभी कभी कि किसने किया था, तो वहाँ पे आप सबसे पहले लगाएंगे, बोले प्रगतिवाद का जो भाषण दिया था प्रगतिशील लेखक सभा के अधिवेशन में मुंशी प्रेमचंद जी ने, तो डेफिनेटली प्रेमचंद जी ने इस शब्द का प्रयोग कर लिया होगा, लेकिन नहीं किया था।
ठीक है। 1937 ईस्वी में विशाल भारत में शिवदान सिंह चौहान ने, इन्हीं का पत्र था विशाल भारत 1937 में का एक लेख भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता प्रकाशित हुआ। कि भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता क्यों, एक तरह से तो या आवश्यकता, ये लेख प्रकाशित हुआ किसका, शिवदान सिंह चौहान जी का। किस पत्रिका में, तो विशाल भारत में। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए, प्रगति व्यक्ति करना चाहता है, लेकिन जो शोषण वर्ग होता है वो शोषित करता है, फिर वो नहीं बढ़ पाता। जैसे कि आप निराला कवि देखेंगे, वह तोड़ती पत्थर, कुकुरमुत्था, पंत, सभी ने इस क्षेत्र में अपनी अपनी रचनाएं लिखी हैं। चलिए आगे बात कर रहे थे हम आपके 1938 ईस्वी में 1938 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत के संपादकत्व में रूपाव, इनका पत्र था सुमित्रानंदन पंत जी का। रूपाव जो कहाँ से निकलता था, इलाहाबाद का संपादन हुआ, का प्रकाशन हुआ। इसी के साथ में बात कर लेते हैं रूपाव पत्र। ये महत्वपूर्ण इसलिए था, आप सोच रहे होंगे मैम ने क्यों लिखाया। रूपाव पत्र मुख्यतः प्रगतिशील विचारधारा का पत्र था। प्रगतिशील विचारधारा का पत्र था। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। 1942 में मुक्तिबोध का एक लेख, क्या है, तो प्रगतिवाद एक दृष्टि में आगामी कल, ये पत्रिका थी, कल में प्रकाशित हुआ था। और इसकी विशेषता ये थी कि प्रगतिवाद शब्द का यहाँ सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। ठीक है, प्रगतिवाद पर मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव है। ये था आपका मार्क्सवाद। बात कर लेते हैं थोड़ी सी खड़ी बोली में प्रथम प्रगतिवादी कवि, प्रगतिवादी कविता कौन सी है,
तो आपकी युगवाणी है। कमेंट कीजिए किसकी है। ठीक है, आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह ने बहुत उच्च स्तर के आलोचक रहे हैं, ने प्रेमचंद के साथ प्रगतिवाद की आत्मा कहा है। प्रगतिवाद की आत्मा कहा है। ठीक है, इससे आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। प्रेमचंद जी का एक कथन है, थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, आप उसको नोट कर लीजिए। साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं है, बल्कि उनके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। उनके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। ये प्रेमचंद जी ने खुद कहा है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा। 1938 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत के संपादकत्व में रूपाव एक पत्र है सुमित्रा नंदन पंत जी का। ये निकलता था कहाँ से? इलाहाबाद से प्रकाशित होता था। इसी के साथ में बात करें तो रूपाव जो मुख्यतः था वो प्रगतिशील विचारधारा का पत्र था। ठीक है, महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। 1942 ईस्वी में मुक्तिबोध का एक लेख प्रकाशित हुआ था। कौन सा था? तो प्रगतिवाद एक दृष्टि में ये लेख किसका है? तो मुक्तिबोध जी का है। किस पत्रिका में ये प्रकाशित हुआ था? तो आगामी कल में ये प्रकाशित हुआ था। विशेषता इस लेख की ये थी कि प्रगतिवाद शब्द का यहाँ सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। अभी तक हमने देखा था कि 1936 से प्रगतिवाद हमारा शुरू हो जाता है, लेकिन जो प्रगतिवाद जो शब्द है आपका, प्रगतिवाद जो शब्द है, इसका प्रयोग कब हुआ है? तो 1942 में, यानी कि 1943 एक साल ही बचा था इसके समय सीमा में। लेकिन हाँ, अब आप कहेंगे कि मैम प्रगतिवाद तो 1936 से शुरू हुआ है और 1943 तक आपका चला है, तो आप ये 1942 में इसका शब्द, देखिए शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन शब्द से संबंधित जो काव्य प्रवृत्तियाँ थीं वो 1936 से काव्य में मिलनी शुरू हो गई थी। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, कमेंट ना कीजिएगा। आप देखिएगा कि 1942 में मुक्तिबोध ने पहली बार प्रयोग किसने किया? प्रगतिवाद शब्द का मुक्तिबोध ने। किस लेख में किया? तो प्रगतिवाद एक दृष्टि में। ये लेख किसमें प्रकाशित हुआ था? आगामी कल। ठीक है, इसके बाद में 1936 से 1942 के बीच में क्या प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग ही नहीं हुआ? नहीं, प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन प्रगतिवाद की जो विशेष प्रवृत्तियां थी काव्य की, शोषण, शोषित, ये सब काव्य प्रवृत्तियां काव्य में मिलने लगी थी। इसीलिए देखिए, जब से काव्य प्रवृत्तियां, जैसे कि हम अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल में पढ़ा होगा कि शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा। तो वीर गाथा काल क्यों कहा? क्योंकि उस समय पे वीर गाथात्मक काव्य रचे गए थे। उन्होंने कहा था कि आदिकाल अगर कोई कहना चाहे तो भी कह सकता है। ठीक है, तो मतलब जिसने जो जो प्रवृत्तियां देखी उसके अनुसार उसका नामकरण कर दिया था। यहाँ पे 1936 के बाद का जो 1936 से जो काव्य शुरू हुआ था, हालांकि कुछ पहले भी बीजांकुर हो गया था। बीजांकुर आपको पता है कि पहले से हो जाता है,
आदिकाल में ज़्यादातर हर काव्य की विशेष प्रवृत्तियाँ जो हैं वो मिलने लगी थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि 1942 से पहले, ये 1936 से प्रगतिवादी काव्य की जो विशेष प्रवृत्तियाँ हैं हम आगे देखेंगे, तो वो प्रवृत्तियाँ 1936 से काव्य में मिलने लगी थी, ठीक है। अब आपको डाउट नहीं होगा, चलिए हुआ होगा इसीलिए समाधान किया। प्रगतिवाद पर मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव है। आप देख चुके हैं कि प्रगतिवाद पर किसका प्रभाव है, तो मार्क्सवादी विचारधारा का। खड़ी बोली में प्रथम प्रगतिवादी कविता की यदि बात करें तो युगवाणी है। डॉक्टर नामवर सिंह ने प्रेमचंद के साथ भाषण को प्रगतिवाद की आत्मा कहा है। प्रगतिवाद की आत्मा किसने कहा है, ये प्रश्न भी बन सकता है कि प्रगतिवाद को प्रगतिवाद की आत्मा किसने कहा है, तो डॉक्टर नामवर सिंह ने। बाद में बात कर लेते हैं, एक कथन मिलता है मुंशी प्रेमचंद जी का। मुंशी प्रेमचंद जी का कथन है कि साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं है, बल्कि उनके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। ये कथन मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा है, प्रश्न बन चुका है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद आगे जो प्रगतिवाद की विशेषताएं हैं, प्रमुख प्रगतिवादी जो कवि हैं उनको एक दृष्टि में देख लेते हैं। प्रगतिवाद एक दृष्टि मुक्तिबोध की, उसी एक दृष्टि के साथ में हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, ठीक है। और थोड़ा स्पीड से हम लोग चल रहे हैं। ये कथनों की बात बहुत ज़्यादा, यहाँ पे कथनों का से प्रश्न नहीं बनेगा। जो बनता है अगर यहाँ से छूट जाता है तो PDF में आपको मिल जाता है, नहीं तो टेस्ट पेपर तो उसका दूसरा उपाय है ही, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं प्रगतिवाद की विशेषताएं। प्रगतिवाद की विशेषताएं, पहले नंबर पे बात करें तो सामाजिक यथार्थवाद। सामाजिक यथार्थवाद। दूसरे नंबर पे बात करें शोषकों के प्रति घृणा, रोष एवं शोषितों का करुण गान। के प्रति घृणा, रोष एवं शोषितों के प्रति शोषितों का करुण गान, यानी कि दुख। क्रांति की भावना बहुत प्रज्वलित रहती थी। क्रांति की भावना, क्रांति की भावना, क्योंकि आक्रोश होता है जब आपका कोई शोषण करेगा तो आक्रोश तो होगा ही। मार्क्स और रास का मार्क्स और रूस का मार्क्स, और इसको छोड़ दीजिए, इसके साथ में आप लिखिए हिंसक क्रांति का समर्थन, नारी के प्रति आस्था। नारी के प्रति आस्था। 5th नंबर पे साम्यवाद। 6 नंबर पे यदि बात करें तो विश्व बंधुत्व की भावना। विश्व बंधुत्व की भावना। 7वें नंबर पे यदि बात करें, वो इस पे ध्यान दीजिएगा, मुक्त काव्यों की अधिकता। मुक्त काव्यों की अधिकता यहाँ पे मिलती थी। आगे बात कीजिएगा धर्म और ईश्वर का विरोध। मार्क्सवाद तो करता ही नहीं है, तो धर्म और ईश्वर का विरोध। नीत्शे कहा गया है कि नीत्शे ने कहा भी है एक जगह कि ईश्वर मर गया है, ठीक है। 9वें नंबर पे बात करें तो जनभाषा का प्रयोग। जनभाषा का प्रयोग खड़ी बोली में सीधे सीधे होने लगा था, ठीक है। 10वें नंबर पे मानवीय मूल्यों के पक्षधर। मानवीय मूल्यों के पक्षधर, ठीक है। चलिए
बात कर लेते हैं थोड़ी सी, उसके बाद में देखते हैं प्रगतिवादी कवि कौन कौन है। तो विशेषताओं में बात कर लेते हैं सामाजिक यथार्थवाद। आपने देखा है यहाँ पे सामाजिक यथार्थ यानी कि जो कवि थे वो विशेष प्रवृत्तियाँ जो उस समय चल रही थी उनको कहने से नहीं चूक रहे थे। शोषकों के प्रति घृणा, रोष एवं शोषितों का करुणगान। करुणगान इसलिए था, हिंसक इसलिए हो रहे थे क्योंकि देखिए कोई आपका शोषण कर रहा है तो आप एक या दो बार हो सकता है कि चुप रहें जब आपका कोई हनन करता है, आपको शोषित करता है, लेकिन जब आपका कोई शोषण कर रहा है तो आप कभी ना कभी बोलेंगे। यदि आप में बोलने की क्षमता नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे कि अंदर ही अंदर आक्रोश में यानी कि घुटन, उस दुख में, उस मतलब आक्रोश की भावना में घुटते रहेंगे अंदर ही अंदर, ठीक है, क्योंकि इतना आपके पास बल नहीं है कि आप सामने वाले को जवाब दे पाएँ, ठीक है। क्रांति की भावना, और जब आप घुटते रहेंगे तो आप कहते हैं ना, बोले कि एक बार मिल जाए बस तब बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि अभी आप थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए देखिए, जैसे कि आपका होता है ना कि अब जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो गई है, कभी आप थोड़ा सा चूक जाते हो तो फिर होता है ना कि आपके सिलेक्शन हो जाए ना तब बताता हूँ, सबको जवाब देता हूँ आपके, क्योंकि हर कोई आपको हिंसक करता है। जैसे कोई भी होगा आपके आस पड़ोस में या आपके रिलेशन में, तो सब कोई यही कहेगा कि अभी हुआ नहीं, क्या कर रहे हो, अब के तो बहुत वैकेंसी आई हैं। उनको ये नहीं पता कि टीजीटी पीजीटी की कुल मिला के कितनी वैकेंसी हैं और आपके हिंदी विषय में कितनी है, लेकिन वो लोग क्या जवाब देंगे उनको ये नहीं पता। टीजीटी पीजीटी का टी और पीजीटी का पी भी नहीं जानते वो, लेकिन उनका क्या है कि आजकल जो ये हमारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, इस पे चाहे जो जितना, जैसे होता है ना कि आप देखेंगे हर 2 घंटे में कुछ चैनल हैं जो हर 2 घंटे में आपके लिए न्यू वैकेंसी ले आएंगे, ठीक है, कुछ के एडमिट कार्ड ले आएंगे, सारा कुछ ले आएंगे आपके लिए। प्रतिदिन कम से कम भी नहीं 2 से 3 बार वो न्यू विज्ञापन लेके आते हैं आपके लिए, ठीक है। इतनी सारी वैकेंसियाँ लेके आते हैं कि बस हवा हवाई है, ठीक है। अब वो लोग उनको देख लेते हैं, उनको लगता है कि हाँ भाई बहुत वैकेंसी आई है। आप कहीं जाओ किसी विशेष काम से जाओ तो उनको लगेगा कि आप पेपर देने गए हो, क्या हुआ, अभी हुआ नहीं। तो वो लोग आपसे क्योंकि उनको लगता है कि वो आपकी मजाक बनाते हो और आप बनते हो, तो आपको क्या है, फिर आप सोचते हो बोले कि आपके हो जाए ना तो इन सबको बताता हूँ, आपके ज़रा चयन हो जाए, और वास्तविकता में आपका चयन होगा क्योंकि आप ईमानदारी से लगे रहिए। तो क्रांति की भावना एकदम से, जैसे कोई कहता है ना कि उसमें इस बार तो बहुत सीटें हैं, अरे बहुत सीटें कहाँ हैं भाई, 15,000 सीटों से सीधी 4,4100 कुछ सीटें हो गई हैं, तिहाई सीट भी नहीं है। आप कैसे कह सकते हो कि भाई बहुत ज़्यादा सीटें हैं, और उसमें भी आप डिवाइड करेंगे आप अपनी कैटेगरी वाइज जब डिवाइड करेंगे तो सीटें नाम मात्र की हैं, ठीक है। फाइट इतनी लंबी चौड़ी है, तो एक क्रांति जैसी भावना का मन करता है। नारी के प्रति आस्था, प्रगतिवाद में की जब बात करें तो इस समय नारी के प्रति आस्था हो गई थी कवियों को, थोड़ा सा साम्यवाद। नारी के प्रति आस्था हर क्षेत्र में रही है, लेकिन आप थोड़ा सा कमेंट ये कीजिए जो भी कैंडिडेट हमसे शुरू से पढ़ रहे हैं कि नारी के प्रति घृणा का भाव किस कवि में या किस काव्य में ज़्यादा मिला है, नहीं तो फिर हम बताएंगे। विश्व बंधुत्व की भावना, विश्व बंधुत्व यानी कि पूरा जो विश्व है, आपके जो आसपास का जो परिवेश है उसको भाईचारे की दृष्टि से देखना। मुक्तक काव्यों की अधिकता यहाँ पे ज़्यादा हो गई थी क्योंकि एक हमारे निराला जी हैं, वो इतने निराले हैं, विरल हैं कि उन्होंने मुक्तक छंद का प्रयोग कर दिया था। तो मुक्तक काव्य यहाँ पे मुक्तक छंद के साथ में ही मुक्तक काव्य की प्रवृत्ति यहाँ पे अधिक हो गई थी। धर्म और ईश्वर का विरोध, यहाँ पे धर्म को पाखंड बताया गया है कि धर्म कुछ होता ही नहीं है, और सही में धर्म है क्या। अगर आप किसी वैश्विक धर्म स्तर की बात करें तो क्या है धर्म, कुछ नहीं है। आसाराम बापू देख लो, और भी जने कितने बापू हैं जो धर्मात्मा हैं, आप उनको देख लीजिए। मैं सभी के पक्ष में नहीं हूँ, मैं कुछ के पक्ष में हूँ। देखिए हर किसी तथ्य के क्या कहते हैं 2 पहलू होते हैं, ठीक है, सही और गलत। तो आप दोनों पक्षों पे जाइए, दोनों एक पे ना जाइएगा कि हाँ मैम कह रही है कि सारे ऐसे होते, सारे नहीं होते हैं, मैं कुछ के पक्ष में हूँ, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि धर्म, और धर्म की आड़ में आपसे इतना आडंबर करा लेते हैं, इतना आपका शोषण कर लिया जाता है कि आप समझ भी नहीं पाते हैं, ठीक है। और ईश्वर का भी विरोध किया गया है कि ईश्वर कुछ है ही नहीं, हालांकि एक आस्था है, पंच तत्व की एक आस्था है, ये चीज़ तो हर कोई मानता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सृष्टि में रूप को चलाने वाली भी कोई ना कोई एक शक्ति है,
ठीक है। अब उसको ईश्वर का नाम दिया जाए, अल्लाह का नाम दिया जाए या गॉड का नाम दिया जाए, किसी का भी नाम आप दे सकते हो, या कहें कि प्रकृति नाम भी आप उसको दे सकते हैं। लेकिन धर्म का जो विरोध किया गया है वो वास्तविकता में, क्योंकि धर्म के नाम पर भी आपसे बहुत ज़्यादा आपका शोषण किया जाता है, ठीक है। जन भाषा का प्रयोग कवियों ने बहुत ज़्यादा किया है, मानवीय मूल्यों के पक्षधर रहे हैं, यानी कि व्यक्ति के जो मूल्यों की चेतना है, जो व्यक्ति के जो अपने मूल्य हैं, उनका पक्ष यहाँ पे ज़्यादा दिया गया है। आप ये जो विशेषताएं हैं इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बात कर लेते हैं जो प्रमुख प्रगतिवादी कवि हैं। चलिए, जो विशेषताएं हैं ये सब आपको अभी जब आप काव्य रचनाओं से जब परिचित होंगे तब आप पकड़ जाएंगे, ठीक है। अभी इतना समय नहीं है कि एक एक काव्य पंक्तियां हम आपको पढ़ाएं, जैसे ही समय होगा तब पढ़ाएंगे, अभी नहीं, अभी काम भर का चलाइए आप। प्रगतिवादी कवि, प्रगतिवादी कवियों में बात करें तो पहले नंबर पे हैं, मार्कर मना कर रहा है, मैं क्या करूं, वैद्यनाथ मिश्र, ठीक है। इन्हीं का जो नाम है नागार्जुन की बात करें तो इनका समय है 1911 से 1998। दूसरे नंबर पे बात करें केदारनाथ अग्रवाल, इनके भी समय की बात करें तो 1911 से 2000। तीसरे नंबर पे बात करें तो आरसी प्रसाद सिंह, और आरसी प्रसाद सिंह इनका भी समय 1911 है। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना दोबारा हो जाएगी, बन चुका है एक बार 1996, क्योंकि प्रश्न बन जाता है कि किसका जन्म इस समय नहीं हुआ था। रामविलास शर्मा आलोचक हैं। रामविलास शर्मा की बात करें 1912 से 2000। देखिए, यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि किसकी जन्म शती इस वर्ष पड़ेगी, तो आयोग क्या होता है कि वहाँ से भी प्रश्न उठा लेता है। शिव मंगल सिंह सुमन, और यदि एक से ज़्यादा कवियों की पड़ती है या रचनाकारों की तो वहाँ से भी प्रश्न बना लेता है। 1916 से 2002। इसी के साथ में बात करें छठे नंबर पे त्रिलोचन की यदि बात करें तो त्रिलोचन का समय है 1917 से 2007। सातवें नंबर पे बात करें गजानन माधव मुक्तिबोध, समय की बात करें मुक्तिबोध के भी तो 1917 से 1964। अब देखिए 1917 में जब यहाँ पे दो लोगों का जन्म हो गया है, हो सकता है किसी कथाकार का भी हुआ हो, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। रांगे राघव की बात करें तो 1923 से 1962। 9वें नंबर पे बात करें मन्नूलाल शर्मा, और इनका उपनाम है शील। ये हैं 1914 से 1994। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें समझाने के लिए कुछ भी विशेष नहीं है। ठीक है, तो हमें लग रहा है कि अभी की क्लास जो है प्रगतिवाद की वो हमारी यहीं पे कंप्लीट हो गई है। इसके बाद में हम जो अगले प्रगतिवादी कवि हैं उनको पढ़ेंगे। आप सोचिएगा किन कवि को हम पढ़ सकते हैं। अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो 9568802463 पर आप कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पे 500 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज दे दी जाएगी। ठीक है, 500 रुपये में, जिसमें आपको 50 टेस्ट पेपर दिए जाएंगे। ठीक, 50 टेस्ट पेपर
आपको 500 रुपये में मिलेंगे। जो हो चुके हैं वो आपको एक साथ भेज दिए जाएंगे। बाकी आपको प्रति सप्ताह 2 टेस्ट पेपर, टीजीटी पीजीटी की डेट जो भी परीक्षा तिथि निर्धारित होगी उससे कम 15 दिन पहले हम आपको 10 से 15 दिन पहले हम आपको संपूर्ण टेस्ट पेपर आपके करा देंगे। ठीक है, तो अभी की क्लास यहीं पे तक रखते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में प्रगतिवादी कवियों के साथ में। देखेंगे किन किन कवियों को देखेंगे, थोड़ा सा विस्तार के साथ में और तेज़ी के साथ में हम चलेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अगली क्लास तक आप इंतज़ार कीजिए, आराम से आप पढ़ते रहिए, पुराने तथ्यों का भी रिवीजन करती रहिए। ठीक है, और जिन भी अभ्यर्थियों ने अभी तक, कैंडिडेट ने अभी तक भी कोई किताब नहीं ली है, सहायक किताब या मूल किताब, तो सहायक किताब कृपया करके आप अपने पास रखिए। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार। आप अच्छे से पढ़ते रहिए।